बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अफेक्ट्स ऑफ द करंट कि जब किसी सर्किट से करंट पास होता है, जब वो गुज़र रहा होता है, तो उस करंट के गुज़रने से कौन कौन से असरात, कौन कौन से अफेक्ट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। आम तौर पर जब करंट किसी सर्किट में से गुज़रता है तो वो तीन किस्म के अफेक्ट्स पैदा करता है। पहले अफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, दूसरे इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरे इफेक्ट को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट इस चैप्टर में आगे चलकर डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा, फ़िलहाल हम इसे मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसके ऊपर इस बुक में 2 चैप्टर हैं, वहाँ हम डिटेल से देखेंगे। अलबत्ता जो केमिकल इफेक्ट है वो इसी चैप्टर में है, इसलिए यहाँ इसे हम अभी डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये डिस्कस करूँगा। जी डियर स्टूडेंट, नो आई एम डिस्कसिंग हीटिंग इफेक्ट। अब मैं आपसे हीटिंग इफेक्ट जो है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें पता है कि जब करंट किसी भी मेटेलिक वायर में फ़्लो करता है तो अपने फ़्लो के दरमियान जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेटस एटम्स के साथ टकराते हैं। मतलब यह है कि जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो अपने रास्ते में आने वाले एटमों के साथ कोलाइड करते हैं। जब वो उन एटमों के साथ कोलाइड करेंगे, दे लूज सम काइनेटिक एनर्जी इन ईच कोलिजन एंड दिस एनर्जी इज़ टेकन अप बाय द एटम्स ऑफ द मेटल। कि जब वो मेटल्स एटम से टकराएंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कोई हिस्सा ज़ाया कर देंगे, जो कि एटम्स जो है वो टेकअप कर लेंगे, जिसके नतीजे में उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें इजाफा होगा। उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का मतलब है कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब मेटल और इन्वायरमेंट के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस पैदा होगा तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्लो करेगी फ्राम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन दिस वे the electrical energy is converted into heat energy and this is called heating effect of current। देखिए एक फार्मूला दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर अगर आप इस पर गौर करें, H=I²RT। एच से मुराद है कि जो हीट जनरेटर हुई है कि जब उस सर्किट में से, उस वायर में से आई करंट गुजर रहा है और उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है। जबकि टी से मुराद वो टाइम है जितने वक्त के लिए करंट उसमें फ़्लो करता रहा है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह वगैरह में जो है इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 2 चैप्टर हैं इस बुक में, हम वहाँ डिटेल से देख लेंगे। तो सरे दस्त में आपको केमिकल इफेक्ट जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ। देखा गया है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि अगर वो अपनी मोल्टन फॉर्म में हो या उन्हें डिज़ाल्व करके उनका सोल्यूशन बना लिया जाए तो वो अपने में से करंट जो है उसको अलाउ करते हैं। सच सब्सटेंसेस विच व्हेन दे आर इन molten state or in dissolved state in the form of a solution, they allow the current to pass through themselves. Such substances are called electrolytes. They may be in liquid form, they may be in molten form. For example, dilute sulfuric acid and solution of copper sulfate etc. काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के ज़ुमरे में जो हैं वो आती हैं। और जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट गुज़र रहा होता है तो उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पैदा होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक वेसल लेते हैं और इस वेसल का नाम हमने रखा हुआ है वोल्टामीटर। इस वोल्टामीटर में फ़र्ज़ कीजिए कि हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं और इसके साथ साथ 2 कॉपर की प्लेट्स या 2 वायर्स हैं उन्हें जो है वो इसमें पुट कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। ये 2 कॉपर की प्लेट्स या ये जो वायर्स हैं इनका नाम होता है इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है या कनेक्ट होता है
उसे हम कहा करते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट होता है उसे हम कहा करते हैं कैथोड। इस तरह से हम जब करंट को ऑन करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन में डिसएसोसिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन। जब वह सल्फेट आयंस और कॉपर आयंस की सूरत में डिसएसोसिएट हो जाता है तो जो कॉपर आयंस हैं दे स्टार्ट्स टू मूव कैथोड, एंड ऑन रीचिंग द कैथोड दे गेट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर एटम एंड दे डिपॉजिट देयर। वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी दौरान जो सल्फेट का आयन है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द एनोड एंड इट गेट टू because of this sulfate ion, the copper ion is disassociates from the anode। तो वो जो एनोड से जो है वो डिसएसोसिएट होता है और डिज़ोल्व इनटू द सॉल्यूशन। याद रखिए कि जितनी अमाउंट में कॉपर्स के आयन कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं उतनी ही मिकदार में एनोड से कॉपर के आयन्स जो हैं वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कॉपर और सल्फेट के आयन्स की जो कंसंट्रेशन है, जो डेंसिटी है, वो सॉल्यूशन में क्या रहती है, वो सेम रहती है। और इस प्रोसेस को हम कहा करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहा करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है इसे हम यूज़ करते हैं एक ख़ास प्रोसेस में जिसे कहा करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में ये होता है कि किसी कीमती एक्सपेंसिव जो मेटल है उसकी एक बड़ी थिन सी लेयर जो है, मसलन गोल्ड है, सिल्वर है, उसको किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी कोई भी चीज़ है जो कि चीप मेटल का बना हुआ है उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहा करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हम इसे कहा कर सकते हैं। तो आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ एन एक्सपेंसिव मेटल is coated on an article of cheap metal।